Hello students, good morning. So this is your class 9, okay, physics, and today we are discussing chapter 10 gravitation NCERT in text questions. आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। वैसे हमारा चैप्टर हो चुका है, क्लास में भी मैंने आपको कराया है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज मैं आपको कराऊंगी इन टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, यानी जो इंटरनल क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में ब्लू कलर से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज नंबर 134। सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस लिखने भी हैं अपनी नोटबुक में और साथ साथ इनको याद भी करना है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन आपको बतानी है। सो यू नो वेरी वेल, आपको कराया हुआ है मैंने। ईच एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है विद ए फोर्स, एक फोर्स से, ठीक है। और वो जो फोर्स है, यू नो वेरी वेल, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। और जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मासेज के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनकी जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्लियर हो गई। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक स्पेशल फोर्स के साथ, और वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा थ्रू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सपोज कीजिए एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है, इसका मास m1 है और इसका मास m2, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ देयर डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन, ठीक है। आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि आपको वो फॉर्मूला बताना है, ठीक है, जो बिटवीन द अर्थ एंड द किसी भी मास बॉडी के बीच में लगता है वो फोर्स, तो ठीक है। तो वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू G/m/r स्केयर। हेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिएगा बेटा। सपोज दिस इज अवर अर्थ और यहाँ पे कोई मास की बॉडी इसके ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। तो ये सेंटर, ये r अर्थ का रेडियस और ये अर्थ का मास। तो इस बॉडी के बीच में अगर मैं अपनी बात करूँ, अर्थ की बात करूँ, तो मेरे और अर्थ के बीच में भी यही फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू G/m/r स्केयर, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखिए, m कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये क्या है, जो अर्थ के सरफेस हमने छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा उसका मास है, एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। आप फ्री फॉल से समझते क्या है, ठीक है। तो दिस इज पेज नंबर 136। अब हम पेज नंबर 136 पे आ गए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ओके। सो फ्री फॉल होता है फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, ठीक है, इज नोन एज फ्री फॉल, ठीक है। कोई भी बॉडी जब अर्थ की तरफ गिरती है, ओके, कोई भी बॉडी जो अर्थ की तरफ गिरती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से, उसको बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए अर्थ के ग्रेविटेशनल की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, ओके। जैसे कि मान लीजिए किसी भी बॉडी, जैसे मैं इस पेन को ऊपर से अगर ऐसे नीचे गिराऊंगी बेटा, तो मैं जब इस पेन को ऊपर से नीचे गिराऊंगी ना, तो ये भी क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, क्योंकि इसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई भी बॉडी हो जिसकी स्पीड में चेंज आता है, जब भी किसी बॉडी को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। जैसे जैसे वो अर्थ के सरफेस के पास जाता जाएगा ना, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर स्पीड में इंक्रीमेंट आ रहा है मतलब बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। लेकिन किसकी वजह से एक्सेलरेट हो रही है, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, है ना। सो इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ भी क्या करती है, बॉडीज को अपनी तरफ खींचती है, जिससे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है और जिससे वो एक्सेलरेट होता है, ठीक है। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन इट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन कब होता है, जब कोई भी बॉडी फ्रीली अर्थ की तरफ, हम अर्थ पे फेंकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं,
ओके, जनरली हम किसी भी बॉडी को जब एक्सेलरेट करते हैं तो उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अर्थ का जो एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से अर्थ अपनी तरफ हर चीज को खींच रही है, क्योंकि अर्थ की वजह से बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अर्थ भी एक्सेलरेट करती है चीजों को, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को। ठीक है, नाउ पेज नंबर 138, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ इट्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा जाता है, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो इस कंफ्यूजन को चलिए आज हम दूर कर देते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए मास क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। ठीक है, मास क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। वेट क्या है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी। ठीक है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी। तो वेट बेसिकली एक फोर्स है, ठीक है, जो अर्थ किसी भी एम मास की बॉडी पे लगाती है। ठीक है, यानी कि वेट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, वेट बेसिकली एक फोर्स है। नेक्स्ट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और क्योंकि ये मास है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, समझ गए। ओके, सो बेटा देखिए ये क्या होता है, मास जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ठीक है, ओके, मास क्या होता है, कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और जो वेट है इट इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर एंड चेंजेस विद द चेंजेस इन एक्सेलरेशन। जैसे जैसे जी में चेंज आएंगे ना, जैसे अगर हम अर्थ के सेंटर की बात करें तो अर्थ के सेंटर पे जो हमारा जी है वो क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेट 0 हो जाता है। तो अर्थ के सेंटर पे हम क्या कर सकते हैं, वेट बिकम 0, है ना। सो यही बोल रहा है कि ये जो मास है ना बेटा वो तो कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे भी चले जाना आप, बट ग्रेविटी में, बट वेट में चेंज आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए मैं अगर ये बोलती हूँ, सपोज कीजिए मैंने बोला है कि मेरा वेट अर्थ पे है 60 न्यूटन। ठीक है, तो अगर मैं अपना वेट की बात करूँ, मून पे मेरा वेट कितना हो जाएगा, 60/6, क्योंकि 1/6 होता है, यानी कि 10 न्यूटन। आप देखिए जो वेट है, अर्थ पे मेरा कितना वेट था, सपोज 60 न्यूटन था, तो मून पे मेरा वेट कितना हो गया, 10 न्यूटन। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए वेट का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज W इज इक्वल टू mg, यानी कि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे। बिकॉज मास तो कांस्टेंट है, तो कौन वेरी करेगा, कौन चेंज होगा, सिर्फ ग्रेविटी चेंज होगी। ठीक है बेटा, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूंगी तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, 6 × 10। अप्रोक्सीमेट हम अर्थ की ग्रेविटी को 10 ले लेते हैं, तो 6 क्या रहेगा, हमारा मास रहेगा। ठीक है, और वही 6 इसमें रहेगा। ओके, सो इट नेवर बी 0। मास की कांस्टेंट है, मास क्योंकि कांस्टेंट है, और जो टर्म कांस्टेंट हो जाएगी वो 0 हो ही नहीं सकती। ठीक है, वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी 0, जो बॉडी का वेट है वो 0 हो सकता है। ठीक है, वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी 0, बॉडी का वेट 0 हो सकता है। अभी जैसे मैंने बताया था, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज मेजर्ड बाय ए बीम बैलेंस, इसको एक बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है। ठीक है, और इसको एक स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल भी कराया था, तब दिखाया था मैंने आपको स्प्रिंग बैलेंस, है ना, देखा हुआ है। फिर भी मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ, जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी बच्चा, देखिए ये आप लोगों ने देखा होगा अपने लैब्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब्स में होते हैं ये। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बीम बैलेंस। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग में कुछ हो रखा है, बट पिक्चर मेरा मेन एम आपको पिक्चर शो करना। दिस इज कॉल्ड बीम बैलेंस। ये क्या होता है बेटा, बीम बैलेंस। विजिबल टू यू, सबको दिखाई दे रहा है। जो इधर वाला है ये क्या है, बीम बैलेंस, और जो उधर वाला है वो क्या है बेटा, फिजिकल बैलेंस। ठीक है, इधर वाला क्या है, बीम बैलेंस है जिसमें मास, ठीक है, और उधर वाला क्या आपका फिजिकल बैलेंस है। क्लियर है, ठीक है। बीम बैलेंस हम मास मेजर करने के लिए यूज करते हैं, फिजिकल बैलेंस को हम वेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो समझ में आ गया, डिफरेंस पहचान लोगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीम बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस। क्लियर है, चलिए आगे करते हैं। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का यूज हम कहाँ करते हैं, इन दोनों का यूज किया जाता है। बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी बेटा। दोनों का ही यूज हम करते हैं मास मेजर करने के लिए। ठीक है, बीम बैलेंस का भी, स्प्रिंग बैलेंस का भी, दोनों का यूज किस लिए किया जाता है, मास को मेजर करने के लिए। क्लियर है, दोनों का यूज किस लिए किया जाता है, टू मेजर द मास। ठीक है, समझ गए, चलिए। ओके बेटा, सो
ये इट नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो, बॉडी का वेट जीरो हो सकता है। इट इज़ मेजर्ड बाय बीम बैलेंस और यू कैन से फिजिकल बैलेंस। ठीक है, मास को हम बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको भी दिखाए थे। और ये स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस अभी बच्चों ने देखा हुआ होगा। ठीक है, नहीं देखा होगा तो मैं पीछे डाल दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ आपको सारा। हाँ जी बच्चा, देखिए, मास इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या है किलोग्राम, इसकी यूनिट क्या है न्यूटन। ओके, ये कांस्टेंट है हर जगह पे यूनिवर्स में। इट इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर, इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। ठीक है, जी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। इट नेवर बिकम जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता। वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। इसको मेजर करने के लिए हम फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस यूज करते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Why is the weight of an object on the moon 1/6 of its weight on the earth? ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो 1/6 है मून के वेट का। क्यों भाई, चलिए इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में करा देती हूँ आपको। अदरवाइज आप सिंपल सा आंसर भी दे सकते हो। बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज 6 times देन द ग्रेविटी ऑफ द मून। ठीक है, यानी कि अगर मैं अर्थ की ग्रेविटी की बात करूँ, दिस इज 9.8 एंड द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1.6, यानी कि 6 गुना ज़्यादा है अर्थ की ग्रेविटी एज कंपेयर टू मून्स ग्रेविटी। ठीक है बेटा, लेकिन इसको चलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन फॉर्म में बता देती हूँ। देखिए बेटा, हम जानते हैं कि जो मून अर्थ का वेट होता है वो होता है mg, जी की वैल्यू आपको पता है GME/r²। तो मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगी। ठीक है, पहले सिर्फ अर्थ वाले को समझो। तो अर्थ का वेट हो जाएगा GMM/re²। ये MU का यू रहेगा और ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब बात करते हैं मून के मास की। तो मून का वेट भी क्या हो जाएगा, GMM/rm²। मून वाले के लिए हमने m वर्ड यूज किया हुआ है और अर्थ वालों के लिए हमने e वर्ड यूज किया हुआ है। G द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ मून, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून एंड द रेडियस ऑफ द मून। क्लियर है। अब हमारे पास दोनों के वेट आ गए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। ये देखिए, जैसे हमने इनको डिवाइड किया WE/WM, तो ये हमने वेट ऑफ द अर्थ लिखा, दिस इज वेट ऑफ द मून। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा और एम से एम, सिर्फ ये कैंसिल आउट होंगे बेटा, ये वाले, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज ME/r² और ये ऊपर चला जाएगा r² m/mm। ठीक है, मास वालों को हमने एक साइड में कर लिया है, ME/mm और RM/re का होल का स्केयर। अब मैं क्या करूँगी, सभी के वैल्यूज पुट कर दूंगी। सो नाउ पुट द वैल्यूज। मास ऑफ द अर्थ 5.98 10⁻24, मास रेडियस ऑफ द अर्थ 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, मास ऑफ द मून 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द मून 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 6, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन 6। ठीक है, क्लियर। हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज हैं ME, RE, MM और RN, सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। समझ गए क्या करना है, चलिए पुट कर देते हैं। तो WE/WM, ये देखिए मास ऑफ द अर्थ, देन मास ऑफ द मून, ये दोनों वैल्यूज मैंने क्या करी हैं, यहाँ पे पुट कर दी, जहाँ पे मेरी फिंगर्स आपको शो हो रही हैं। दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पुट किया, मास ऑफ द मून यहाँ पुट किया। ओके, अब देखिए, अब हम इधर रेडियस पुट करेंगे। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द मून, पहले ये वाली पुट करेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ द मून एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ये वाले टर्म्स, ये रेडियस ऑफ द मून, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, दोनों की पुट करी और दोनों का हमने क्या करा, स्केयरिंग कर दिया। ठीक है, दोनों का हमने क्या किया, स्केयरिंग कर दिया। ओके, सो
स्केयरिंग करने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे एंड आफ्टर सॉल्यूशन वी आर गेटिंग 6.06। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें ये मिलेगी, जिसको अप्रॉक्सीमेट हम 6 बोल देंगे। तो जब इस टर्म को हम इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा WE इज इक्वल टू 6WM, यानी कि वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स वेट ऑफ मून। ठीक है, अब ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया आपको कैसे क्या करना है। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिकैप करके दे देती हूँ। हाँ जी बच्चे, देखिए मैंने क्या करा है, वेट ऑफ द अर्थ लिया, वेट ऑफ द मून लिया। ठीक है, दोनों को क्या करा हमने, दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद, ठीक है, डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड करने के बाद जो ऑब्जेक्ट का मास है वो कैंसिल हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैंसिल हो गया। देन ये ME/r स्क्वायर और RM स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो हमने मास वालों को एक साइड लिया और रेडियस को एक साइड ले लिया, दो सबकी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, सबकी वैल्यूज हमने स्टैंडर्ड पता होनी चाहिए, इनको यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद वी आर गेटिंग दिस। ठीक है, इस तरीके से जब हम इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद वी आर गेटिंग द रिजल्ट 6.06। ठीक है, जिसको अप्रॉक्सीमेट हम 6 बोल सकते हैं। सो वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स वेट ऑफ द मून। ठीक है, क्लियर? ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मून का वेट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ वेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कि अर्थ के वेट का 6 टाइम्स, 1/6 टाइम्स होगा मून का वेट। ओके, इट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, यानी कि जो मून का वेट, मून पे किसी भी बॉडी का वेट होगा वो अर्थ के उसका 6 टाइम्स होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। अगर मान लीजिए मेरा वेट पे अर्थ था 60 न्यूटन, ठीक है, तो मेरा वेट मून पे कितना हो जाएगा बेटा, 1/6 ऑफ वेट ऑफ मून। ठीक है ना, वेट ऑफ मून क्या होगा, 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। वेट ऑफ अर्थ कितना है, 60, तो कितना हो गया, 10 न्यूटन। क्लियर? ठीक है, तो वेट ऑफ अर्थ कितना है, 60 न्यूटन, वेट ऑफ मून कितना है, 10 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब हमारा वेट अगर यहाँ ज़्यादा है तो हमारा मून पे वेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ओके, अब इसका एक रीज़न है क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि देखिए जो हमारी मून की ग्रेविटी है दिस इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपको अलग डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रेविटी ऑफ मून, इसी वजह से वेट में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जो मून की ग्रेविटी है वो 1/6 है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यानी कि बेसिकली हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून, वो क्या होगी, 1/6 ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, मून की जो ग्रेविटी है वो 1/6 है अर्थ की ग्रेविटी की। ठीक है, ये रीजन है जो मैंने का क्वेश्चन था, तो आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, आप चाहो तो सिर्फ इतना लिख सकते हो उसका आंसर में। ठीक है, सो इसीलिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसीलिए जो मून पे वेट होगा वो क्या होगा, 6 टाइम्स लेस होगा एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो होप आपको सारा समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे उसमें हम बात करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, टेक्सचुअल एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस वहाँ सोल्व करेंगे ऑफ चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। आपको सारे क्वेश्चंस को समझते हुए करना है बेटा। तो इन सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में राइट अप कीजिए और इनको साथ साथ लर्न कीजिए। और सिर्फ रटना नहीं है आपको, बिल्कुल भी आपको समझते हुए हर क्वेश्चन को करना है। इस चीज़ का सारे बच्चों को स्पेशली ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। चैप्टर को समझना है पहले, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस को भी समझते हुए करना है। क्लियर? तो चलिए बेटा, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर बच्चा। हाँ, और एक बात और, जो आपका हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल टेक्सचुअल क्वेश्चंस का, उससे पहले आपको जो ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस है इसका मैं आपका ओरल टेस्ट भी लूँगी। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए भी। ठीक है,
तो सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस लर्न भी करना है और प्लस में अपनी फेयर नोटबुक में इनको राइट अप भी करना है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है, सिर्फ लिखना नहीं, इनको साथ साथ याद भी करोगे, समझते हुए करना है। सो बस इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच बच्चे, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।